Good evening, students. Today we are starting with a very interesting topic. Chapter accounting ratios, and this is our first session of accounting ratios. And the topic today we are covering is liquidity ratio. So first of all, बच्चों आपको पता होना चाहिए accounts is being classified into 5 categories. Accounts 5 categories में classified है: cost accounting, financial accounting, management accounting, social responsibility accounting and tax accounting. तो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. वट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग, सो इट हेल्प अस टू टेक द डिसीजन. सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग रेशियोज टुडे. अकाउंटिंग रेशियोज होता क्या है? सो बेसिकली व्हाट इज अ रेशियो? अकाउंटिंग रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज calculated with the help of accounting information. It is an arithmetical relation or calculated with the help of financial statement. When I say financial statement, it includes your income statement, it includes your income statement, it includes your income statement and it includes your balance sheet too. ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके? बहुत सिंपल है, ये असेसमेंट करता है. जैसे मैंने बताया, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत अच्छा पार्ट होता है. सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है. तो असेसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्टिव सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है. सेकंड ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लमेटिक एरिया एंड फॉर्मुलेटिंग द सुटेबल एडजस्टमेंट्स फॉर द सेम. व्हाटएवर मिस्टेक वी मेड, जस्ट टेक एन एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो व्हाट आर द स्टेप्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक इट प्रॉफिटेबल. तो वो स्टेप्स निकाल. तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लमेटिक एरिया एंड देन वी कैन फॉर्मुलेट द सुटेबल एडजस्टमेंट फॉर द सेम. इसमें बेसिकली हम लिक्विडिटी को करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड इफेक्टिव बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग भी यहां से हम इसके थ्रू से कर सकते हैं, थ्रू द अकाउंटिंग रेशियोज. एक्सप्रेशन जो इसका होता है वो प्योर रेशियो में हो सकता है, लाइक 2:1 में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, लाइक 15% हमने करा, टाइम्स में हो सकता है, जैसे 4 टाइम्स हम कर सकते हैं, या फ्रैक्शन में हो सकता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q 3/4 के हम में कर सकते हैं. बेनिफिट्स क्या क्या है? बहुत सिंपल से बेनिफिट्स मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं. सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर effectively. So financial statement you can understand more effectively over here. Comes in handy to compare a company's performance with their competition. इसमें सिर्फ कंपनी की कंपैरिजन नहीं होती. बेसिकली वी आर कंपेयरिंग इन द टू वेज. एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है और एक इंटर फर्म कंपैरिजन होता है. इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है विद इन द कंपनी, विद इन द टू कंपनीज ऑफ द सेम ओरिजिन, राइट, सेम ग्रुप की दो अलग अलग कंपनी के बीच में. तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब सेम नेचर की दो अलग ओरिजिन की डिफरेंट कंपनीज. जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे एयरटेल इज बीइंग कंपेयर विद द वोडाफोन या एयरटेल इज बीइंग कंपेयर्ड विद द जियो, तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन. तो इससे हमें कंपटीशन के बारे में पता चल जाता है. इट हेल्प्स टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ अ organization. Proves effective in gauging the short-term financial standing of a firm, enabled to identify future trends of business and subsequently helps formulate an effective budget for the same. Now, there are two types of ratios. हमने अभी देखा है कि रेशियो जो होता है वो सिर्फ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी होता है. लेकिन रेशियो का इनिशियल जो डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टू, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज द फंक्शनल अप्रोच. So under the traditional approach, it is being classified as income statement and balance sheet, and for the functional approach, it is being classified as liquidity, solvency, activity and profitability. जैसे इनकम स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे इनकम स्टेटमेंट से आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो बहुत सिंपल सा जो भी आप रेशियो इससे निकाल सकते हो. जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. बैलेंस शीट की जैसे बात करते हैं, आप बैलेंस शीट के थ्रू से क्या क्या निकाल सकते हो? एक दो एग्जांपल ले लेता हूं. जैसे करंट रेशियो हो गया, ये विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट के थ्रू से आप निकाल सकते हो. तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया. और यहां हम फंक्शनल अप्रोच में पढ़ते हैं लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी. तो अल्टीमेटली आपको ट्रेडिशनल और फंक्शनल को कंबाइन कर देना है. आपको इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट. इसकी क्लासिफिकेशन फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए. तो ये आपका चैप्टर एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी रेशियो। आज का टॉपिक हमारा यही है, लिक्विडिटी रेशियो को। सो इट शोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसके दो रेशियोज होते हैं, एक पहला है करंट रेशियो एंड दूसरा इज लिक्विड रेशियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द करंट रेशियोज। करंट रेशियो का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। अब बोलोगे सर लिक्विड एसेट्स होता क्या है? बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना। जब भी हमने एसेट्स की डिवीजन क्लास 11th में सीखी थी, तो करंट एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, लिक्विड एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स। नाउ अदर करंट एसेट्स जो होता है वो बेसिकली एक साल तक के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड अदर करंट एसेट्स। एंड एज फार एज द लिक्विड एसेट्स आर कंसर्न, जो 0 to 3 मंथ्स के लिए होता है, 90 डेज के लिए होता है, बेसिकली उसको हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, राइट। अब करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि बैलेंस शीट की हेल्प से आप करंट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो, तो करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट कैसे हमें हेल्प करने वाला है? बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट वाली आपने जरूर लाइव सेशन अटेंड करा होगा, उससे हम थोड़ा बेनिफिट यहां लेते हैं। सो बेसिकली करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? CIT CSO डिवाइडेड बाय स्टॉक। आई एम श्योर कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्लास करी होगी तो उससे आप ये बेनिफिट ले सकते हो। वेयर C स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I for inventories, T for trade receivable, C for cash and cash equivalent, S for short term loans and advances, O for other current assets. एंड स्टॉप का मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो बेसिकली इस तरह से करंट एसेट्स और अपॉन करंट लायबिलिटीज करके हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वही मैंने करंट एसेट्स में CIT CSO जो मैंने आपको बताया वो आपको यहां समझाया है। लेकिन दो तीन चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला मैंने बताया करंट इन्वेस्टमेंट, तो जब भी करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट वो आप यहां ले सकते हो, एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको तो इग्नोर ही कर देना है। इन्वेंट्रीज की मैं बात करूं, सारे इन्वेंट्रीज लेना है एक्सेप्ट लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जब भी हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो वी कैन ओनली कंसीडर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, लेकिन इसमें नेट डेटर्स हमें लेना है। So what do you mean by that term? Net debtors. Suppose provision for bad and doubtful debts given है, so after deducting the value of provision for bad and doubtful debts from the given amount of debtors, जो value हमारे पास आता है, जो remaining value आता है, that is called your net provision for net value of debtors. तो वो consider करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको पता ही है कि which is already in form of cash or can easily be converted into cash. So the best example is cash in hand, cash at bank. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने शॉर्ट टर्म लोन वगैरह दिया हो। अदर करंट एसेट्स की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड मे बी एडवांस टैक्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बहुत सिंपल है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एंड क्रेडिट मोस्टली इंक्लूड होता है। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम ये हो सकता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड हम कंसिडर कर सकते हैं, और भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स। सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एसेट्स एंड करंट एसेट्स? करंट एसेट्स में से इफ यू कुड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, एंड इफ यू कुड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ अदर करंट एसेट्स, other current asset when I say, so you have to subtract the value of prepaid expenses, accrued income and maybe prepaid expenses, so you'll come to know about the liquid assets. इन्वेंट्री में बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री करनी है सब्ट्रैक्ट या क्लोजिंग इन्वेंट्री करनी है। सो बेसिकली आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री करनी है। कौन सी इन्वेंट्री करनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। अब जिसका हम वेट कर रहे थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहला होगा क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इज व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन। देखो बैलेंस शीट जब गिवन होगा तो बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो आपने क्या करना है, जहां आपके पास करंट एसेट्स का होगा वहां से आप करंट एसेट्स पिक कर लो। करंट एसेट में सारी जैसे मैंने बताया वो पिक कर लो, वहां से उसकी टोटल वैल्यू पिक कर लो, विच इंक्लूड CIT CSO वाला ऑल टर्म्स। करंट लायबिलिटीज की जहां मैं बात करूं तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास जो भी स्टॉप वाला वैल्यू दिया हुआ है वो आपने पिक कर लिया, उसका टोटल पिक कर लिया, एंड डेफिनेटली यहां आपने करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करके यू विल गेट द आंसर। तो एक पहला क्वेश्चन आएगा जो बहुत सिंपल है,
और कम आता है तो वो है बैलेंस शीट जब गिवन होगा। तो बैलेंस शीट जब गिवन होगा तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बैलेंस शीट में आपके पास करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन होगी, सारी वैल्यूज को आपने सम अप कर लेना है, ऑलरेडी सम अप वैल्यू होता है वहां, और करंट लायबिलिटीज की आपको वैल्यू को सम अप कर लेना है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आपका रेशियो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में व्हेन वर्किंग कैपिटल इज गिवन, वर्किंग कैपिटल होगा तो कैसे करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है, एबीसी लिमिटेड इज हैविंग अ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1, लिक्विड रेशियो इज 2:1, वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 70,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड liquid assets. This is by mistake liquid assets. So it's really simple to understand. See, let the current liabilities to be x, let the current liabilities be x. देखो आपने इसको x मान लिया, so if current liabilities is x, then the current asset would be, then the current assets be 4.5x and liquid asset is 2x. This is a current liability, so liquid asset is 2x. Now we know that working capital equals to the difference of current assets minus current liabilities. Here I have assumed that current asset is 4.5x and current liabilities is x. And working capital here is 70,000. So if you could find the value of x, बहुत सिंपल सा हो जाएगा, 70,000 डिवाइड बाय 3.5 आप करेंगे तो आपकी x की वैल्यू, जिसको हमने करंट लायबिलिटीज एज्यूम करा था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 की आ गई। तो आपकी इसकी वैल्यू 20,000 की आ गई। नाउ इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 4.5 टाइम्स ज्यादा, सो 20,000 इंटू 4.5, so that should be how much, 90,000. लिक्विड एसेट्स की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 20,000 into 2, so that should be 40,000. So in this question, through these information, we are able to calculate current liabilities, liquid assets and current assets. Now moving to the case 3. Case 3 is when prepaid expenses, inventory, advance tax is given in the question. So how to deal with the question? I've taken a question, ABC Limited is having a current ratio of 3:1, liquid ratio is 1:1, prepaid expenses of the company is 80,000. Now again, suppose ये prepaid expenses की जगह suppose ये inventory होता या advance tax होता, तो सेम ही ट्रीटमेंट आपको करने की जरूरत है, इसलिए मैंने हेडिंग में लिख दिया है व्हेन प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स और इन्वेंटरी इज गिवन, तो सेम ट्रीटमेंट हैज टू बी मेड। तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, तो सिंपल है। सो लेट द करंट लायबिलिटीज बी एक्स, देन लिक्विड एसेट इज ऑल्सो एक्स एंड current assets is 3x. All right, we know that अभी हमने पढ़ा है, we know that current assets minus prepaid expenses or inventory if you have, or maybe advance tax, it would be equals to your liquid assets. अभी हमने पढ़ा है बच्चों। So can I say current assets minus liquid asset equals to prepaid expenses? बहुत इजी है, liquid asset equals to prepaid expenses. तो with the help of this हम सारी की वैल्यू हम कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। तो देखो करंट एसेट्स को हमने क्या माना है 3x, लिक्विड एसेट्स को हमने क्या माना है x, और प्रीपेड एक्सपेंसेस की हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है 80,000 रुपीज की। सो दिस इज 80,000. नाउ वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x. सो 80,000 डिवाइड बाय 2. तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू 40,000 करंट लायबिलिटीज की निकल गई। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी निकल गई 40,000, एंड सिंस कोइंसिडेंटली लिक्विड एसेट्स की भी वैल्यू x ही है क्योंकि दोनों वन ही है, तो बेसिकली उसकी वैल्यू भी 40,000 की निकल गई, राइट। और करंट एसेट्स की क्या वैल्यू निकल जाएगी, बहुत सिंपल, करंट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी 40,000 इंटू 3 टाइम्स ऑफ दिस, सो दैट शुड बी हाउ मच 1,20,000।
तो इन शॉर्ट आपकी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 40,000 की, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू 40,000 की, एंड इसकी वैल्यू आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू 1,20,000 की निकल गई। तो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैंने कहा था ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही अच्छा पार्ट है। आपका कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो कैसे अच्छी चलती रहे उसके लिए क्या क्या मेजर्स अप्लाई करने चाहिए, या कंपनी ठीक नहीं चल रही है तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, उसके बारे में हम ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई होती है। और उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसका मिलेगा। टू मेंटेन आइडियल रेशियो, इसका मैंने एक सब हेड डाल दिया। PQR Limited is having a current ratio of 1.5:1, where your current asset is 30 lakh and the current liability is 20 lakh. The accountant of the company is interested to maintain a current ratio of 2:1. आपको पता है करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1 का होता है, और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1 का होता है। करंट रेशियो का 2:1 एंड लिक्विड रेशियो का 1:1 होता है। तो बेसिकली अकाउंटेंट ने सोचा ऐसा कि कुछ पेमेंट करके, और बेसिकली हमारा जो रेशियो 1.5:1 का है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हो अपने आइडियल रेशियो में, दैट इज 2:1 में, बाय पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो बहुत सिंपल है, इसको देख लेते हैं। सो लेट द करंट लायबिलिटीज बी पेड to be paid BX। ठीक है, तो जब भी आप करंट लायबिलिटीज पे करेंगे तो इन शॉर्ट आप कैश में पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट में से एक्स कर दीजिए, बिकॉज व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट तो आपका कैश भी डिक्लाइन होगा, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ योर करंट एसेट्स। सिमिलरली आपकी करंट लायबिलिटीज भी डिक्लाइन हो जाएगी, तो यहां भी मैंने एक्स कर लिया, एंड इसके करने के बाद आफ्टर मेकिंग दिस पेमेंट द रेशियो वुड बी 2:1। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 लाख। करंट लायबिलिटीज की अर्लियर वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 लाख। अब इसमें से कुछ आप रीपेमेंट कर देते हैं, उस रीपेमेंट का कुछ अमाउंट नहीं मेंशन है जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये आपके आइडियल रेशियो 2:1 का हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कम टू नो अबाउट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख की रिपेमेंट हो जाती है, तो बेसिकली आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ओके, नाउ केस 5, इसमें भी आइडियल रेशियो है। इसमें क्या करना था, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बेसिकली हमारे को रेशियो को इंक्रीज करना था, इंप्रूव करना था। इसमें रेशियो को क्या करना है, रिड्यूस करना है। आप बोलोगे सर रेशियो ज्यादा है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं। आइडियल रेशियो 2:1 का पैरामीटर का मतलब क्या है कि सपोज आपकी करंट लायबिलिटीज 1 रुपए की है तो करंट एसेट्स आपका ट्वाइस होना चाहिए। सपोज एक कंपनी के पास करंट रेशियो उसका 5:1 का है, इट मींस कि करंट लायबिलिटीज 1 रुपए के बदले उसके पास 5 रुपए है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही होगी? नहीं, कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, बिकॉज कंपनी डजंट हैव द विजन टू इन्वेस्ट द आइडल फंड आउटसाइड द बिजनेस। क्योंकि 5 रुपए आपके पास अवेलेबिलिटी है जहां की कायदे से 2 होने चाहिए, तो आपके पास जो 3 रुपीज है, इसका मतलब आपके पास विजन नहीं है कि और आप कहीं जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आइडल पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस में, और कम है तो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क फॉर टू गेट 2:1 का रेशियो। इस क्वेश्चन में है XYZ Limited is having a current ratio of 2.5:1, which is more than the ideal ratio. Current asset is 50 lakh and current liabilities is 20 lakh. ठीक है, ये हमारे पास करंट एसेट दिया हुआ है और ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है। The accountant of the company is interested to maintain a current ratio of 2:1 by purchasing of goods on credit. So let the goods to be purchased BX। ठीक है, तो इसमें सपोज हम जब करंट एसेट्स में x प्लस कर लें और करंट लायबिलिटीज में भी x प्लस कर लें, तो ये 2:1 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने करंट एसेट में क्यों करा, क्योंकि जब भी आप परचेज करोगे तो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, एंड स्टॉक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ योर करंट एसेट्स। एंड डेफिनेटली यू बॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपका क्रेडिटर भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये करंट लायबिलिटीज मैंने इसलिए प्लस कर दिया। एग्जिस्टिंग हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू 50 लाख रुपीज की दे रखी है, नाउ शुड बी प्लस x, एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास 20 लाख का दिया हुआ है, नाउ इट शुड बी मल्टी प्लस विथ x। अब ये हमारा
आइडियल रेशियो 2:1 का हो जाएगा। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन द आंसर वुड बी 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख आप एड बैक कर दो तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। Now this is very important. State giving the reason of transaction whether improving, reducing or will have no changes. मैं एज्यूम करता हूं कि रेशियो हमारा 2:1 का है, ठीक है, क्योंकि दो ऐसे ट्रांजैक्शन है जो चेंज हो जाते हैं, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इसमें पहला एग्जांपल क्या हो सकता है कि करंट एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है और करंट लायबिलिटीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सो द रेशियो विल इंप्रूव। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, बहुत सिंपल है। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, फर्नीचर सोल्ड, एनी फिक्स एसेट सोल्ड। तो बेसिकली जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं तो दे आर टू फैक्टर अफेक्टिंग, एक तो शेयर्स हो गया विच इज नीदर अ कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। लेकिन जब कैश में करेंगे तो डेफिनेटली करंट एसेट्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट इज द रीजन व्हाई द रेशियो इज इंप्रूविंग। सिमिलरली करंट एसेट्स हमारा डिक्लाइन होता है और करंट लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो द रेशियो विल रिड्यूस। ठीक है, अब करंट एसेट डिक्लाइन हो गया और करंट लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं होता, तो बेसिकली रेशियो रिड्यूस होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, फर्नीचर परचेज, एनी फिक्स एसेट परचेज। तो बेसिकली देखेंगे कि सिर्फ हमारा कैश का जो कंपोनेंट है वही कम हुआ है, दूसरा जो कंपोनेंट है इज नीदर अफेक्टिंग योर करंट एसेट नॉट अफेक्टिंग योर करंट लायबिलिटीज, सो दैट इज द रीजन कि व्हाई द रेशियो इज रिड्यूसिंग। थर्ड कंडीशन है कि सपोज करंट एसेट्स ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो रहा और करंट लायबिलिटीज कम अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है, सॉरी करंट एसेट कम अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है एंड करंट लायबिलिटीज डजंट हैव एनी चेंज, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए गुड्स वर्थ ₹10,000, गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। तो यहाँ 10,000 हमने इन्वेंट्री से विच इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट डिक्लाइन करा और कैश में हमने 12,000 प्लस कर दिया, सो अल्टीमेटली योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है कि करंट रेशियो हमारा करंट रेशियो बेसिकली डिक्रीज कर रहा है मोर अमाउंट से और इंक्रीज कर रहा है लेस अमाउंट से और करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं होगा, तो बेसिकली द रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये पहले वाला एग्जांपल का ऑपोजिट ले लेते हैं, जैसे हमने 10,000 का गुड्स बेचा एट अ प्राइस ऑफ से 9,000, सो 10,000 से करंट एसेट इज डिक्लाइनिंग एंड 9,000 से करंट एसेट इज इंक्रीजिंग, सो अल्टीमेटली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,000 और वो डिक्लाइन कर रहा है आपके न्यूमरेटर को, द रेशियो विल रिड्यूस। फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, सपोज करंट एसेट्स आपके पास है और ये करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज एक बार इंक्रीज कर रहा है और एक बार डिक्रीज कर रहा है, द रेशियो विल हैव नो चेंज, द रेशियो विल हैव नो चेंज। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो एक आपका बिल्स पेबल जब एक्सेप्ट करेंगे तो बिल्स पेबल इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर आपका डिक्रीज हो रहा है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, तो जब भी बिल्स पेबल डिसऑनर्ड होगा तो क्रेडिटर आपका ऑटोमेटिकली क्रेडिटर आपका जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और बिल्स पेबल डिक्रीज हो जाएगा, तो अगेन देयर इज अ नो चेंज। एक और कंडीशन हो सकता है, सपोज हमारे पास करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज सेम अमाउंट से हो रहा है और करंट लायबिलिटीज में कोई भी फर्क नहीं है, सो द रेशियो विल हैव नो चेंज। तो ये 6 कंडीशन हो गए जो नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कभी भी। सपोज हमारा रेशियो है 2:1 का और हमारा रेशियो है लेस देन, इसको मैं 3 पार्ट्स में कंपेयर करता हूं, 1:1 और दूसरा है 0 पॉइंट से लेस देन 1:1, 0.86:1। इसमें डिफरेंट रिजल्ट आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, करंट एसेट जिसमें इंक्रीज कर रहा हो और करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही हो, करंट एसेट भी इंक्रीज कर रहा हो, करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही हो, तो रेशियो 2:1 में क्या होगा, द रेशियो विल रिड्यूस। आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, करंट लायबिलिटीज को आप 1 है, इसको 1 लाख मान लो, इसको 2 लाख मान लो और आपने सपोज कुछ गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, तो उसका कुछ वैल्यू मान लो, उसको कैलकुलेट करो। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने करंट लायबिलिटीज का जो है 1 लाख रुपए ले लिया। क्यों 1 लाख रुपए लिया, क्योंकि ये 1 टाइम है। करंट एसेट इसका डेफिनेटली डबल है, तो 2 लाख रुपीज ले लिया हमने और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सपोज अमाउंटेड ₹50,000,
तो हमने 50,000 यहां भी प्लस कर दिया और 50,000 हमने यहां भी प्लस कर दिया. इफ यू कुड कैलकुलेट, so you find कि this should be less than 2:1. This should be less than 2:1. यहां कोई चेंज नहीं होगा, यहां नो चेंज होगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब आप यहां कैलकुलेट करेंगे तो ये रिड्यूस हुआ है और यहां जब कैलकुलेट करेंगे द रेशियो विल इंप्रूव. द रेशियो विल इंप्रूव. आप जरूर कैलकुलेट करके देखना. जैसे मैंने यहां लिया करंट लायबिलिटीज मेरा 1 है, तो मैंने करंट लायबिलिटीज का वैल्यू ले लिया 1 लाख रुपए का. करंट एसेट मेरा 0.86 है, इसकी वैल्यू मैंने ले ली 86,000 की. नाउ आई बॉट गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट. तो मैंने अपने करंट एसेट्स में, क्योंकि इन्वेंट्री मेरा इंक्रीज हो गया उसलिए प्लस कर लिया, और यहां सिंस आई बॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट तो यहां भी मैंने प्लस कर दिया. जब इसका कैलकुलेट करोगे सो द रेशियो विल, यू फाइंड द रेशियो विल इंप्रूव. तो ये स्पेशल जो फॉर्मूले हैं ये 7th को ध्यान में रखना है. जब रेशियो चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा. और एक लास्ट फॉर्मूला 8th, करंट एसेट्स डिक्लाइन कर रहा है और करंट लायबिलिटीज भी यहां डिक्लाइन कर रहा है, राइट. सो while having starting from 2:1 आइडियल रेशियो से हम स्टार्ट करें तो रेशियो टेक्निकली इंप्रूव हो जाएगा. इसमें हर टाइम न्यूट्रल रहेगा. 1:1 से स्टार्ट करें तो ये नो चेंज ही होगा. एंड सपोज इफ इट इज लेस देन 1:1 सो द रेशियो क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. आप जैसे मैंने वैल्यूज को लेके बताया वैसे आप फाइंड आउट करेंगे तो ये रेशियो जो आइडियल रेशियो से हम स्टार्ट करें और लेस देन 1:1 से करें तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट आपको देगा. नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. देखो ये करंट एसेट्स है और ये आपका करंट लायबिलिटीज है. तो करंट एसेट्स हर टाइम हमारे लिए ब्लेसिंग्स की तरह एक्ट करता है, राइट. और जो लायबिलिटीज है इट एक्ट लाइक अ ईगो. सो व्हेन द ब्लेसिंग्स आर मोर डेफिनेटली द रेशियो इज इंप्रूविंग. ब्लेसिंग्स को हमने न्यूमरेटर माना है. जब ब्लेसिंग्स कम होंगी डेफिनेटली द रेशियो विल रिडक्शन. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कलेक्ट मोर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. जैसे देखा आपने कि करंट एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है, ब्लेसिंग्स इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली रेशियो इंप्रूव हो रहा है. ब्लेसिंग डिक्रीज हो रही है तो रेशियो आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. इसी तरह ई फॉर मैंने यहां ईगो लिया है. सो बेसिकली ईगो आपका इंक्रीज होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वी हैव more blessings in life, we collect more blessings in life and we should have less ego in our life. ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ईगो नहीं होगा तो ब्लेसिंग्स होगा और ब्लेसिंग्स होगा तो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच. आज हमने लिक्विडिटी रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट करे हैं. नेक्स्ट सेशन में आई लाइक टू टीच यू द सॉल्वेंसी रेशियो. तो बेसिकली इसको आप फाइनेंशियल से स्टेटमेंट से देखना और उसके बाद इसका इजीली आपको ये पूरा एक्सेस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.